चलिए तो अब हम रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स को देखते हैं। तो बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या थे इनके, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इन्होंने क्या कहा था एटम को कि पॉजिटिव नेगेटिव है, बढ़िया है ना, ऑर्बिट में है, सब कुछ ये बोली। लेकिन एक गलती ये कर रहे थे कि ये नहीं बता पा रहे थे वो स्टेबल क्यों है। ठीक है, मतलब कि भाई वही पॉजिटिव और नेगेटिव है कोई भी चीज़, तो वो तो आपस में एक दूसरे को खींचेगी और दूसरे को खींच के एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो एक दूसरे के संग में कैसे क्या है होता है ये चीज़ें, और ये सारी बात है, तो वो हम जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या ड्रॉप निकलता है। तो लिखा है कि एज यू हैव लर्न अबाउट अबव, है ना, जैसा आपने पढ़ा है क्या कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था एक एटम का, वो एक जैसा कि स्मॉल स्केल पे हम देखें तो एक सोलर सिस्टम की तरह हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम होता है ना आपका, ऑर्बिट है और अपनी पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं प्लानिट, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वगैरह भी रिवॉल्व करते हमें दिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए जो मैसिव जो सन था उसमें और जो इलेक्ट्रॉन है वो, उनको आप एक लाइटर प्लैनेट कंपेयर कर सकते हो। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी आपकी, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, जिसमें कि जो न्यूटन वगैरह के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ इक्वेशन हो गए या मोशन की जो हमने लॉज पढ़े हैं, तो उस पर टिका हुआ सब कुछ रहे, तो वो जो चीज़ें होंगी तो वो आपकी अप्लाइड तो हो पाती हैं सोलर सिस्टम पे। मतलब कैसे कि भाई सोलर सिस्टम में कैसे कि प्लानेट को ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व होता है, फिर उसका जो भी मास होता है उसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मूवमेंट होता है, जो मोशन होता है, उसकी हम गति को निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके, जो कि हमको सिंपल लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि इट शोज दैट प्लानिट डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड द सन, है ना, प्लानिट के लिए हम एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट बता सकते हैं सन की, क्योंकि वो बिल्कुल देख सकते हैं एकदम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो, है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वहाँ पे मेजर कर सकते हैं प्लानिट का, है ना, फॉर्मूला यूज़ करके, ये वाला आपका m1 m2/r² करके। ठीक है, तो इनका यूज़ हो सकता है, जो कि m1 और m2 आपका मासेस है, आर डिस्टेंस है जो कि सेपरेशन हो रहा है मास के बीच में। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट होता है हर एक प्लानट के लिए। ठीक है, तो जो थ्योरी है, कैन ऑल्सो कैलकुलेट द प्रिसाइजली द प्लानेटरी ऑर्बिट एंड दीज आर इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। तो मतलब ये थ्योरी है आपकी, ये वाली कौन सी, ये जो ऊपर हमने मैकेनिक्स की पढ़ी है और ये सब पढ़ी है, तो वो हमको ये तो बता पाती है भाई प्लानेट वगैरह का मोशन वगैरह। ठीक है, ऐसे ही हम देखें तो सिमिलैरिटी बिटवीन किसके, सोलर सिस्टम के और न्यूक्लियर मॉडल के सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन आपका शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, जो कि हमने पहले भी देखा था। फर्दर हम देखें तो जो कुलम्ब फोर्स होता है आपका, जिसमें क्या होता है आपका, बस वो ग्रेविटी की तरह होता है, बस इसमें इतना सा होता है कि आपका मास की जगह पे चार्ज होते हैं ना, Q1 Q2 होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होता है वो r² पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा सेपरेशन करोगे उतना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 करके, और इसको आप क्लास 12 में पढ़ोगे। तो ये जो है आपका वो चार्ज को बताता है। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के मैथमेटिकली हम देखें तो हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा था, जब एक बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, एक ऑर्बिट में, तो ये जो है आपका एक्सेलरेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, यदि वो एक कांस्टेंट स्पीड से भी क्यों ना कर रही हो, ठीक है, एक ऑर्बिट में, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन में। तो मतलब जब आपका एक सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, सीधी सी बात ये कह रहा है, तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि न्यूक्लियर मॉडल में हम देखें, तो ये आपका डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं किसको, प्लानिट, जैसे कि आपके ऑर्बिट होकर अंडर एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी मैक्सवेल आप जो है प्रपोज करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे उसको और अच्छे से, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब भी एक्सेलरेटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, है ना। और ये जो फीचर है आपका, ये किसके संग में नहीं होता, आपका प्लानिट के संग में देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये बात आपको थोड़ी समझनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जो आप अभी आगे पढ़ने वाले हो अगले ही टॉपिक में कि मैक्सवेल का आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वगैरह को, वो और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरी उन्होंने दी थी वो बेसिकली ये कहती है सिंपल भाषा में कि भाई जितनी भी जो बॉडी होती हैं, यदि वो क्या करती हैं आपका, मान के चलो जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कौन हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक इमिट करता है, मतलब क्या इमिट करता है वो, मतलब उत्पन्न करता है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को।
और ये जो चीज़ होती है वो प्लानिट में तो हमको देखने को नहीं मिलती, मतलब जो आपका अर्थ हो गई, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती, क्या नहीं निकालती है, लेकिन चार्ज पार्टिकल निकालता है। तो फिर क्या हुआ, इस केस को देखते हुए हमारा, अब आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो मैं इसको बहुत डिटेल में भी आपको समझाने वाला हूँ, अगले ही टॉपिक है ना, तो बिल्कुल चिंता मत लेना, अभी आगे देखते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब लिखा है देयर फोर, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है आपका जो कि ऑर्बिट में है वो भी इमिट करेगा रेडिएशन को, ठीक है, क्योंकि वो भी एक चार्ज पार्टिकल है। और जो एनर्जी यहाँ पे कैरिड हो रही है वो रेडिएशन के द्वारा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन के द्वारा आएगी आपकी, ठीक है। अब जो ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे श्रिंक करेगा। आप समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशन शो कर रहा है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते जा रहा है, और अल्टीमेटली वो रिलीज करते करते क्या होगा, श्रिंक भी करेगा। मतलब मैं आपको सिंपल से समझाऊं तो देखो ऐसे करके कि ये इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये आपका कोई भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है। तो अब क्या होगा कि इसकी एनर्जी जैसे जैसे ये घूम रहा है तो अपनी एनर्जी को भी लूज कर रहा है, तो एनर्जी को लूज करते करते ये फिर धीरे धीरे अपना ये जो सर्कल है वो कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, और इस तरीके से वो अल्टीमेटली आके सीधा ही न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। यहाँ पे ये बात ये कहने की कोशिश हमसे कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो जब ऐसा होगा देखिए, तो यहाँ पे लिखा भी है कैलकुलेशन सो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻⁸ टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, जो मैंने अभी आपको ऊपर चीज़ बताई ना स्पायरल बना के ये वाला, ये तो यही वो कह रहा है कि यदि ऐसी चीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड से भी कम समय लेगा, मतलब कि 10⁻⁸ लेगा, और झट से आके इधर पे इस पे गिर जाएगा और यहीं पे हो जाएगा सब खत्म। लेकिन रियल में तो ऐसा होता नहीं भाई, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, सब कुछ जो मैटर है वो तो आपका इन्हीं सबसे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम से ही। तो हमको तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है वही एटम खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकला आपका किसका, रदरफोर्ड का, कि वो हमको ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमको कहीं ना कहीं क्या हो, हजम नहीं हो रही कि भाई ऐसा तो कहीं होता ही नहीं स्पायरल बनना, ठीक है। अब आगे देखो, तो फिर हुआ क्या कि जब ये हम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो 10 रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो हमको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्या, स्टेबिलिटी किसकी, एटम की। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम कहें तो रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकला है वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाना एटम की। फिर अगला हम देखें, अब है कि जो मोशन है एक इलेक्ट्रॉन का वो डिस्क्राइब होता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, क्लासिकल मैकेनिक्स के। मतलब मैकेनिक्स आपने जो मैंने बताया ना कि भाई लॉज ऑफ मोशन की बात होगी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनकी बात होगी। तो वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन आप सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके कर रहे हो, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का यूज़ करके कर रहे हो। और यू में आस्क दैट सिंस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, देन व्हाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस। तो मतलब यहाँ पे देखो बात समझो, कह रहा है कि आपके दिमाग में ऐसा भी आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को घूमने की क्या जरूरत है, वो एक जगह ही पे रुका रह जाए, मतलब एक ऑर्बिट में। मतलब ऐसा कि ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो उसको घूमने की भी क्या जरूरत है, वो एक ही जगह क्यों नहीं रह रहा है। और ऐसा हो तो फिर वो आपका वो स्पायरल बन के इधर गिरेगा भी नहीं। तो ऐसा ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर ये देते हुए क्या कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा हो भी गया कि स्टेशनरी, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका एक डेंस न्यूक्लियस का और एक इलेक्ट्रॉन का, वो उसको इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, और न्यूक्लियस में अल्टीमेटली वो आपका गा के गिर जाएगा। और जैसा कि थॉमसन का मॉडल के संग में भी हो रहा था ये चीज़। फिर से मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या कहा है। हम ये कह रहे हैं कि मान चलो कि न्यूक्लियस है ये आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये रुका रह जाए यहीं पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे और एक दूसरे के संग में ये मिल जाएंगे, जो कि थॉमसन मॉडल के संग में भी यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे दोनों ही केस हमारे समझ नहीं आ पा रहे हमको, और ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमारा रदरफोर्ड का मॉडल अल्टीमेटली फेल्ड हो जाता है पूरी चीज़ों को बताने में, ठीक है। एक और सीरियस ड्रॉबैक क्या रहा इसका, वो भी हम देख लेते हैं। वो ये था कि रदरफोर्ड मॉडल हमको ये कहता है कि नथिंग अबाउट, है ना, मतलब कि हमको कुछ भी नहीं कहता वो किसके अलावा में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज जो है दोइज इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब ये तो वो कह देता है भैया वो ऑर्बिट में है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किसकी एनर्जी कितनी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं तो वो कभी भी बॉन्ड बनाते भी नहीं बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि रदरफोर्ड हमें नहीं बताता। भाई देखो यार,
पहली बात तो ये है कि वो वही व्यक्ति इतना बड़ा कोई भगवान तो था नहीं कि वो बिल्कुल खोल के रख दे एटम को उस टाइम पे। तो इसलिए वो इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते रदरफोर्ड ने तो यार बहुत ही बेकार हमको बताया, लेकिन कुछ हद तक तो उसने बातें बताई है जो कि बोहर ही इनको यूज़ करके थोड़ा सा और आगे जाएगा। और फिर क्वांटम मैकेनिज्म हम जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर और हमको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली एक एटम में होता कैसा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए एक बात मैं और आपको बोल देता हूँ, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं बस वो थ्योरी है। आज तक जिंदगी में भी हम एटम को कुछ भी कर लें पूरी तरीके से नहीं देख पाए हैं। मतलब कि आप माइक्रोस्कोप लगा लो या दुनिया का कोई भी चीज़ लगा लो, आप अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है या जो हम बात करेंगे बहुत सारी, तो वो बिल्कुल रियल में नहीं दिख के आती, जैसे आपको हाथ में दिख जाए वो चीज़ें। ठीक है, तो ये सब थ्योरी हैं, कल्पना है लोगों की। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा कि डेवलपमेंट कैसे हुआ बोहर मॉडल का। तो अब यहाँ पे जो बोहर मॉडल का जो डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसकी वजह से बोहर मॉडल हमारा सामने हमारे पास में आता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक एक करके ज़रा देखते हैं भाई।